You woke up to the chirping of sparrows. Chances are it wasn't in the recent past. The humble neighborhood visitor is a rare species in India today. In 2012, the house sparrow was adopted as the state bird of Delhi, and one man made it his mission to save their population. Up next, we meet Rakesh Khatri, who is building handmade nests and trying to bring the songs of sparrows back to India's cities. Take a look at this special report. 80 के दशक में जब मैं आसमान की तरफ देखता था तो नीला आसमान होता था और उसके नीचे से पक्षियों की कतारें उड़ती हुई दिखाई देती थी। बहुत ही सुंदर मंजर होता था, लेकिन अब पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ये स्मॉग ने ऐसा घेरा डाला कि हम उन चीजों को देखने के लिए तरस गए। ये हमारी बदकिस्मती है। 7 साल का था, हम लोग पुरानी दिल्ली में रहा करते थे और हमारी छत के ऊपर बहुत सारी चिड़ियों के घोंसले थे। लेकिन जब वहां से शिफ्ट करके हम लोग अर्बन एरिया में चले गए तो वहां मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये नजर आ रही थी। तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो थी वो ऐसी थी कि उसमें स्पेस नहीं होता था, प्लस वहाँ लोकल ट्रीज नहीं होते थे। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो बचपन में जिन घोंसलों को मैं देखता आया था वो यहाँ नहीं दिखते। तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, चलो घोंसले बनाते हैं। मेरा नाम राकेश खत्री और दुनिया मुझे नेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। मेरे हाथ में जो ये घोंसला देख रहे हैं वो गौरैया का घोंसला, और वो हमें बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो लुप्त होती चली जा रही थी। बैम्बू स्टिक से हम लोगों ने बनाने शुरू करे। उसका एक पूरा रिंग का सेट बनाते हैं हम लोग, और सेट बनाने के बाद उसके ऊपर कपड़ा और जूट लगा के हम उसको टांग दिया करते हैं या फिक्स कर दिया करते हैं दीवार पे। तो निकलते बढ़ते लोग हंसते थे कि यार क्या है ये, उनका घोंसला, चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आएगी? हमने कहा अच्छा आएगी। 3 दिन वेट करने के बाद, कैमरा लेके बैठने के बाद, चौथे दिन सुबह 11 सवा 11 बजे जब पहली बार मेल स्पैरो आया, उसने उस घोंसले को मुआयना करा और उड़ गया। और उड़ने के बाद जब वो वापस आया तो उसके संग फीमेल थी, उनके मुंह में दाने थे, मतलब तिनके थे छोटे छोटे, उन्होंने घोंसले में रखे। वो पहला सक्सेस था 2008 के अंदर। इको रूट फाउंडेशन मैंने 2012 के अंदर स्टार्ट करी थी, बच्चों के लिए स्पेशली। मैं चाहता था कि बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ा जाए। 4,75,000 से ज्यादा मैं बना चुका हूं और मुझे लगता है मैं बनाता ही रहूंगा और उन बच्चों को सिखाता ही रहूंगा। बच्चे ही नहीं, बड़े भी सीखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा मैसेज है। और नेचर से जुड़ने का सबसे नजदीकी और सबसे अच्छा कारण यही है कि आपने एक घोंसले को अगर बना लिया तो आप प्रकृति से बिल्कुल मिल जाते हैं, कि उसी घोंसले से एक बर्ड निकलता है और वो प्रकृति में मिलकर उसको आगे बढ़ाता है। Today taught us how to make these nests for the sparrows. He's raising awareness for the homes for the sparrows, and generally all of the birds. He's making nests for them so that they have a home, they have space in our ecosystem again. पहले आएगी फ्लाई करती हुई, यहाँ बैठेगी, यहाँ से फिर थोड़ा सा पंजों से पकड़ेगी, चली जाएगी। People are cutting down trees and birds can't find spaces to put that house. That's why I'm making a house for sparrows. मुझे सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन एक बच्चे के चेहरे पे जब दिखाई देता है, जब वो घोंसला पूरा बना लेता है और वो फोटो खिंचवाता है उसके साथ। मुझे लगता है जितनी सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है अपने हाथ से एक नेस्ट बना के, उससे ज्यादा प्रभु ने मुझे दी। और मैंने उस काम को बड़ी शिद्दत से किया और मुझे उतना रिफंड भी मिला। तो वो शायद रिफंड जो है मुझे लगता है उन चिड़ियों का ज्यादा है। We are now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move. Thank you so much, Vivek and Mr. Rakesh Khatri. बहुत बहुत स्वागत आपका. I can see you. You can switch on your video
and a very warm welcome this afternoon to everyone who's joined from across Vedanta. And I'm told that today we have members from our community joining in. We have children of our employees joining in. So very warm welcome to this very exciting session today on our Ideas That Inspire series. Today we call very eminent people from the world of sustainability to talk to us, to inspire us with their work, with their ideas, so that all of us can be galvanized into action for climate action. Today we have a very, very special speaker with us today, Mr. Rakesh Khatri, also known as the Nest Man of India. He has the distinction of, I am told till this morning, I thought he had made only 4,75,000 nests, but I have been corrected. He has made more than 6 lakh nests for birds all over the country. And birds, as we know, are the superheroes of the environment, the superheroes of ecological balance. I know that we are very obsessed with tigers and cheetahs these days, but birds are very, very important for ecological balance. They are critical for seed dispersal. They are critical for pollination. And in God's world, every creature, big and small, has its space. So why not birds? And Mr. Khatri has done some extremely commendable work. He is a holder of the Limca. He's a record holder in the Limca Book of Records. He's won the National Science Award, and he has many, many international awards to his name. So very warm welcome to you, Mr. Rakesh Khatri. My name is Sonal. I represent Vedanta, especially part of Vedanta's aluminium business. And I must tell everyone a little bit about our business and what we've been doing on our part. And I'm sure it'll gladden you on what we've done on environmental conservation. Now, aluminium is a very, very important metal in the world today because it has been identified as a critical metal for all emerging clean technologies. So your electric vehicles, your battery technologies, your renewable energy plants, all of them are going to be, a clean future is going to be aluminium intensive, and we're very proud to be the largest producers of aluminium in the country. We have many, many interesting environmental initiatives to our claim, and I will request my colleague to just play a few pictures of some of the work we've done, just to give you the confidence that we are working as hard as you on the environmental front. We have been recognized as the second most sustainable aluminium company in the world amongst the world's aluminium companies by none other than Dow Jones Sustainability Index, which is the world's most prestigious sustainability index. Further to this, we have managed to reduce our carbon footprint by 24% in the past 10 years, while increasing production by 8 times. So production has gone up and carbon footprint has come down. And this is largely because we have brought in a lot of operational efficiencies in our plants. Today we are talking about birds, but I also wanted to share with you that we have just recently opened a fantastic new butterfly park in our largest plant in Jharsuguda in Odisha, where 30 rare species of butterflies we have been able to attract and retain over here. Further to this, we also have, I think, one of the world's largest, India's largest fleet of electric forklifts. So we are using electric vehicles in our core operations, and we are the proud owners of India's largest electric forklifts. We've also been doing a lot of city cleanups because we believe in action by every single individual, every single employee in our organization. So we've been cleaning up wetlands, we've been cleaning up cities, so on and so forth. We have also been bringing in a lot of electric vehicles. We've been restoring a lot of ponds, more than 40 ponds in the country, various parts of the country. In our business, we have been able to restore and clean. We are part of the 1 Trillion Trees Club by the World Economic Forum. Just last year, we've planted more than 2.5 lakh trees in our business, as I'm sure many other of our sibling companies have done as well. We've been beating plastic pollution. Aluminium, I must tell you, is a great substitute to plastic. So while we've been distributing cloth bags, we have also been pushing for a switch from plastic to aluminium because it's infinitely recyclable. It is very light in weight, but very strong. And hence it's a far better alternative to beat plastic pollution.
I spoke about our pond restoration activities, 40 ponds in the remotest, poorest part of the country, which are water starved. We have resurrected and recreated and cleaned up old ponds. Very quickly, Vivek, and yes, while we have been putting up bird houses across our plants and operations, we want to today learn about how we can create bird nests ourselves with our own two hands, with the material available to us at home. And which is why, Mr. Rakesh Khatri, it is our proud privilege to have you with us today. So please tell us your story. आपने ये जर्नी की शुरुआत कैसे करी? आपकी लाइफ स्टोरी क्या है? कैसे आप इस काम में आए? हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करिए. ओवर टू यू मिस्टर खत्री. थैंक यू सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्टेज के ऊपर बुलाने के लिए। कहानी आपको मैं 1970 में ले चलूंगा, 1970 के अंदर जब ये शुरुआत हुई थी। तो मैं स्कूल में पढ़ता था और आने के बाद घर शरारती बच्चों की तरह मैं पहले बैग एक तरफ फेंकता था, शूज एक तरफ फेंकता था और सीधा छत के ऊपर भाग जाता था। हमारा घर वॉल सिटी में था, चांदी, बहुत कंजेस्टेड एरिया था, तो ग्राउंड तो होते नहीं थे, तो या तो बच्चे अपनी छत पे खेलते थे या फिर गलियों के अंदर खेला करते थे। और छत पे जाके मेरा सबसे बड़ा काम ये होता था, हमारी छत पे बहुत स्पैरोज होती हैं। आपको याद होगा कि पहले घरों के अंदर क्या होता था, छत के ऊपर गेहूं भी धो के सुखाई जाती थी, आटा बनवाने से पहले। पापड़ और बढ़िया ये जो घर में बनती थी ये खाई जाती थी, शायद मुझे लगता है हेल्थ ठीक होती थी। आजकल तो वो आधे आलू के अंदर आपको 30 रुपए के मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि वो वहां चिड़ियों के घोंसले खूब सारे थे। हमारा क्या काम था कि हम टोकरी को लेके लगाते थे स्टिक के साथ, खूब सारा सामान छुपा के रखा हुआ था, खूब सारा अनाज भी था, डिफरेंट कलर थे, जैसे हल्दी ले ली या चुकंदर कोई ले लिया, इस तरीके की चीजें, बीटरूट जो आता है वो लेके हमने रखे हुए थे। और टोकरी लगा के रस्सी बांध के दूर बैठ जाते थे। जैसे ही चिड़िया उसके अंदर आती थी, फटाक से रस्सी खींच दी, चिड़िया बंद, हमने हाथ डाला, उसको पकड़ा, खूब कलर लगाते थे उसको, चोंच से लेकर हर जगह तक, और उसको उड़ाया करते थे। फिर देखते थे कितनी देर में आती है, और उसको तो आना पड़ता था बेचारी को, उसका घर था वहां, उसके एग्स होते थे, उसका घोंसला होता था, उसमें आना ही पड़ता था। आ जाती थी, आने के बाद बड़ी खुशी महसूस होती थी, लगता था ये गलत काम कर रहे हैं और उसकी सजा मिलेगी। लेकिन शायद कभी कभी किसी को भगवान ऐसा काम भी देता कि अच्छा तू गलतियां कर, बाद में सुधारेंगे। और जब मैं नीचे जाता था तो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फादर, ही वाज इन बैंक, वो कान पकड़ के मुझे वाकई में ऐसे झूला झुलाते थे। तो कई बार लगता था कि कान लंबे हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। Then I unfortunately lost my father. मैं 14 साल का था और शौक था एक बहुत बड़ा ये कि हाँ अब ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे। लेकिन मन में एक जज्बा था कि हाँ काम तो करना है। उसी दौरान में मैंने वहीं चांदनी चौक के अंदर एक परफ्यूम की फैक्ट्री में काम करा, जहां मेरी जिंदगी में जो अब तक जुड़ी हुई है 62 की एज में आके, वो दो चीजें जुड़ गई, एक सुतली और एक जूट, जिससे वो बंडल बनाए जाते थे। तो मेरा काम होता था, मुझे 150 रुपीज मिलते थे 74 के अंदर, उस समय 75 का टाइम शुरू हो गया था। और मुझे वो शीशियों के बंडल बनाने पड़ते थे और बंडल को बना के फिर मैं पार्सल में दे के आता था। बड़ा खुश था कि 150 रुपए मिलते हैं, लेकिन हर महीने मेरे 10, 15, 20 रुपए कट ही जाते थे, क्योंकि मैं अपने ही मगन में रहता था, ध्यान में। मुझे कभी लगता था मैं गार्ड बन जाऊं रेलवे का तो मैं घूमूंगा बहुत, कभी मुझे लगता था मैं इलेक्ट्रिशियन बन जाऊं तो घर का टीवी नहीं खराब होगा। बच्चों के मन में नॉर्मली ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन हुआ यही कि वो पैसे कटते थे और मैं बड़ा रोता हुआ घर जाता था कि आज फिर पैसे कट गए। लेकिन वो उससे बाज नहीं आता था कि घोंसला मेरे दिमाग से निकले। फिर हम लोगों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा और हम लोग एक नया अर्बन एरिया डेवलप हो रहा था, वहां चले गए। वहां जाके सोनल जी सबसे पहले जो कल्चरल एक शौक लगा बहुत बड़ा, कि वहां पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था बिल्डिंग्स बनाने के लिए। कहीं कोई खिड़की का एक हिस्सा ही नहीं दिखता था। और सबसे कमाल ये था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, वहां हमारे घर के अंदर, पुराने घर के अंदर खूब सारे रोशनदान हुआ करते थे। पंखों के कप के अंदर चिड़िया अपना घर बनाती थी। आप लोगों ने भी सबसे पहला जो चिड़िया का घोंसला एन फॉर नेस्ट देखा होगा, वो अल्फाबेट की बुक में देखा होगा या पंखे के अंदर देखा होगा। अच्छा, हमारे घर में तो जब पंखे में घर बन जाता था तो मेरे दादाजी बिल्कुल एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन लगा दिया करते थे कि इस कमरे में कोई पंखा नहीं चलाएगा, अगर चिड़िया कट गई तो कान काट देंगे तुम्हारे। तो डर के हमारे पंखा ही नहीं चलता था, गर्मी के अंदर भी थोड़े तक, जब तक बच्चे रहते थे। जब वो बच्चे फ्लाई कर जाते थे, और आप देखिए कमाल का कि आप घोंसला जो हम बनाएंगे वो 20 मिनट में बन जाता है, और चिड़िया को पूरा घोंसले का प्रोसेस बनाने में 58 दिन लगते हैं। 15-16 दिन उसको घोंसले के लिए तिनके ढूंढ के और एक जगह में रखने के लिए लग जाते हैं। फिर वो एग्स ले करती है, फिर हैच करती है, फिर बच्चे बड़े होते हैं
तो 15 दिन उसमें भी लग जाते हैं, उसको सोचिए 57-58 दिन। और मैं कितना ब्लेस्ड था कि हम लोगों ने जब घोंसले बनाने शुरू करे तो 20 मिनट में घोंसला बन जाता था। जब वहां से अशोक विहार शिफ्ट हुए तो हमने देखा कि वहां ऑर्नामेंटल ट्रीज ज्यादा थे, लोकल ट्रीज मिलते ही नहीं थे, और बर्ड्स हमेशा लोकल ट्रीज के ऊपर घर बनाते हैं, वो कभी ऑर्नामेंटल ट्री पे घर नहीं बनाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, उस समय साउथ से हरा नारियल पीने वाला आना शुरू हो गया था, सड़कों के किनारे ढेर रहते थे, लोगों को बड़ा शौक था वो पीने का। तो हमने कुछ बड़े नारियल उठाए, उनका मुंह हमने बड़ा करा थोड़ा सा, उसके अंदर खूब सारे न्यूज़पेपर डाल दिए, न्यूज़पेपर डाल के उसके चारों तरफ फेविकोल लगाया। फेविकोल लगाने के बाद उसको हमने एक जो कूलर की साइड में घास होती है उससे कवर करा और सुतली से बांध दिया। देखिए सुतली फिर वहीं आ गई जो बचपन से जुड़ी थी, बांध के उसको हमने 40 अलग अलग पेड़ों पे 40 घोंसले लगा दिए। हमें लगा ये बहुत कमाल का काम हो गया, 40 घोंसले लग गए, अब तो कमाल हो जाएगा। 15 दिन तक उसको देखते रहे, एक चिड़िया नहीं आई उसके अंदर, और खाली घोंसले, वो धीरे धीरे उसका मॉइस्चर अंदर से खत्म होने लगा, वो श्रिंक हो गए। तो जब ढूंढना शुरू करा 15 दिन के बाद, तो 38 नंबर तक तो बिल्कुल खाली था। 38 नंबर के बाद जब पहुंचे 39वें नंबर पे, तो उसमें देखा कि 2 छोटे-छोटे बुलबुल के बच्चे थे। तो एक सबसे बड़ी एक होप दिखाई दी कि हाँ, ये काम हो सकता है। फिर वही देखिए पुरानी फ्लैशबैक की तरह सारी बातें चलती हैं कि अच्छा वो घोंसला था, उसमें चिड़िया होती थी, हम देखते थे, अब इस घोंसले में आ गई तो ये काम अब कर सकते हैं। फिर बहुत वक़्त बीत रहा था, मैरिज हुई, बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं, उनको लेके भी ये काम करते थे वाइफ के साथ भी कि चलो घोंसले बनाएँगे। तब तक मैंने 1980s पार होने के बाद उन दिनों में सबसे ज़्यादा जो बुरा वक़्त आया था, वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का आया था। नई-नई बातें सुनने को मिल रही थी। हमने नोट करा कि मोर भी उस टाइम गाना भूल गया था, कोयल भी कूकना गलत समय पे कर रही थी। बादल कब आते थे बारिश छोड़ के, बिना बारिश छोड़े ही वो आगे निकल जाते थे। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी कि गलत तो हो रहा है कुछ। इतनी अकल नहीं थी, ना इतने रिसोर्सेज़ थे। फिर वहाँ से धीरे-धीरे जब हम शिफ्ट हुए, तो हम लोग नोएडा के पास एक जगह में आ गए। वो एक जगह मुझे आके लगा कि हाँ, अभी हरियाली बाकी है वो। तब तक मैंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर को जॉइन कर लिया था। तो चीफ मिनिस्टर के संग क्या था कि उनके घर में बच्चे आया करते थे और मैं एनवायरनमेंट की एजुकेशन दिया करता था। मैरिज तो हो ही गई थी, 2 बच्चे भी थे, स्कूल में पढ़ रहे थे। आपको सारी चीज़ें उस समय सोचनी पड़ती हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जीविका को चलाएँगे। अच्छा 45 के करीब की एज हो रही थी तो लोग हँसी उड़ाते थे, "अच्छा तुम इस उम्र में घोंसले बनाओगे? तुम ये घोंसलों वाला काम करोगे? तुम्हारा काम कैसे चलेगा?" तो मैं कहता था, "नहीं, घोंसला तो बनाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए।" तो सीएम ने एक ऑफर दी बहुत अच्छी कि वहीं एक अर्बन फॉरेस्ट बन रहा था गढ़ी-मांडू, कि वहाँ जाके कुछ घोंसले लगाओ। वो 2008 की बात थी और सोनल जी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट बना, फरवरी का महीना, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने मुझे नेस्ट में बुला के, बना के आप लोगों के सामने बैठाया। मैं वहाँ जंगल में घोंसले लगाने जाया करता था और रेगुलर जाता था, लगा के आ जाता था और मोरों के लिए भी कुछ काम करता था वहाँ। उनके लिए मक्का के दाने डालना, उनके लिए कुछ एक चबूतरा बनाना जहाँ वो बैठ सके आके। तो एक दिन मैं जब वापस आ रहा था तो एक बुजुर्ग से माली बैठे थे, बहुत बुजुर्ग माली थे वो, मैं शायद रिटायरमेंट के टाइम पे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा इधर आइए, क्या करते हैं ये? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ, रोज़ देखते थे जाते-आते मुझे। बोले बैठ जाइए, मैं बैठ गया उनके पास। आप यकीन मानिए मेरे दिमाग में आया कि ये खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है या नेचर का कोई बाशिंदा है जिसने मुझे बुलाया और बैठाया, क्यों? तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक ड्राइवन फोर्स बना। उन्होंने कहा कि इस काम को बंद मत करना, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया है। तो इस काम को बंद मत करना, ये बहुत मुकद्दस काम है और ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे कुछ दिया। तो मैंने बड़ी इज़्ज़त की खातिर अपने हाथों में ऐसे रख लिया। मैंने जब गेट से बाहर आके देखा तो वो फिर वही ₹150 थे जो मुझे पहली तनख्वाह मिलती थी। तो मुझे लगा शायद ये कुछ कनेक्शन है और इस आदमी ने मुझे आज एक बहुत बड़ा, आपको देखिए ज़िंदगी में बहुत लोग मिलते हैं सलाह देने वाले, आप ये कर लो, आप ये कर लो। पर उन्होंने तो मुझे शायद उँगली पकड़ के चलना सिखाया कि आप इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता आपको आगे ले जाएगा। मैं घर आया, मैंने घर आके बताया अपने घर पे कि आज ऐसा-ऐसा हुआ। मेरी वाइफ ने भी यही कहा कि नहीं, अगर उन्होंने कहा है और आशीष दी है इस चीज़ की तो ये काम फलेगा, तुम करो। अच्छा उस दौरान में हमने बहुत R&D करी। हम लोग बैम्बू स्टिक से जो हम घोंसला बनाने लगे हैं, हमने उससे बनाने शुरू करे थे बैम्बू स्टिक्स के लिए। तो उसके लिए हमने 4 एसिड अटैक की लड़कियाँ मैंने अडॉप्ट करी थी जो बनाती हैं अब तक, आज तक किट बना रही हैं वो हमारे लिए। तो वो बैम्बू के हमने 19 घोंसले एक तरफ तैयार करे और एक मैंने अपने हाथ से तैयार करा, बाकी मैंने अपनी वाइफ से और बेटे से बनवाए। और वहीं गली में एक जो अनाज की मंडी थी, वहाँ चिड़िया बहुत आती थी क्योंकि वहाँ अनाज दिन भर ट्रैवल करता था रिक्शा पे, उसमें तो गेहूँ की बोरियाँ, चावल की बोरियाँ, उनमें से कुछ-कुछ दाने गिर जाते थे, तो वो खाने आती थी।
अच्छा, ये दाने जो खाने वाली बात थी, ये बचपन की एक बात मेरे दिमाग में बहुत थी कि आप लोग जब सूरज को जल चढ़ाते थे, लोग पहले बुजुर्ग लोग, तो उसमें चावल की कनकी डाल दिया करते थे। वो चिड़िया हमसे ऐसे जुड़ी हुई थी। तो जैसे ही वो सूरज को जल चढ़ाते थे, पानी नीचे गिरता था, चावल के दाने गिरते थे, चिड़िया फुदक के आ जाती थी खाने के लिए। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे वो भी याद आता था कि बचपन में मेरा बेटा खाना नहीं खाता था, तो हम उसको खाना भी ऐसे ही खिलाते थे। हम चम्मच में लेते थे, स्पून के अंदर, और हम ऐसे चिड़िया का निशान बना लेते थे। हम उससे कहते थे, देखो ये चिड़िया खा जाएगी अगर तुम हम सब खाओगे। ने वो किया हुआ है। तो वो कहते थे फटाफट, नहीं मेरे को खिला दो, मेरे को खिला दो। तो वो जब हमने वहां घोंसले लेके गया, तो एक घर से मैंने रिक्वेस्ट करी जिनकी दुकान थी, मैंने कहा मैं आपके यहाँ एक घोंसला लगाना चाहता हूँ। तो उसने ऐसे देखा जैसे मैंने उसको कोई ऐसी बात बोल दी कि मतलब बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा लगा दो जी आप, चलो कोई बात नहीं, देखो कोने के अंदर लगा दो। तो मैंने पहला घोंसला वहां लगा दिया। 19 हमने उसके घर रख दिए। 3 दिन सोनल जी, मैं 8, 9 और 10 फरवरी को बसंत पंचमी के बाद मैं बैठा रहा वहां। रोज सुबह पहुंच जाता था क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, तो कैमरे थे, तो मैं 2 कैमरे लेके जाता था स्टैंड पे अपने एक असिस्टेंट को लेके। सुबह पहुंचते थे 7 बजे, 11 बजे तक का टाइम होता था चिड़िया के घोंसले में आने का। और फिर उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक बैठते थे। 3 दिन बैठे, निकलते ही बढ़ते, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई सब्जी लेने। क्यों आ गई चिड़िया? मैंने कहा नहीं। तो बोला अपने घोंसले में आएगी, आपके घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी? बुरा तो लगता था बहुत, इस उम्र में ये बातें सुनना बहुत बुरा लगता था, लेकिन मन में एक था कि नहीं, एक तो उसने मुझे ऐसा कहा कि ये काम होगा और ये काम मैं करके छोड़ूंगा। चौथे दिन संडे को जब मैं सुबह निकल रहा था, तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा वहीं जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो मैं प्रण करके जा रहा हूँ कि आज के बाद घोंसले नहीं बनाऊंगा, बाकी के काम करेंगे, एनवायरमेंट के तालाब ठीक करते हैं उनको करेंगे, बच्चों को एनवायरमेंट की एजुकेशन देते हैं वो करेंगे, हम थिएटर करते हैं एनवायरमेंट पे वो करेंगे, लेकिन ये काम मैं बंद कर दूं। शी सेड नहीं नहीं जाओ। तुम्हें तो उन्होंने कुछ दिया भी था ना, वो रखा होगा कुछ ना। और वो शायद बहुत फिल्मी लगता है मुझे, मेरी वेबसाइट के ऊपर वो फोटोग्राफ है। मैं 11 बजे तक बैठा रहा, बिल्कुल मायूस हो गया था, कोई चिड़िया नहीं आई थी। 11:15 बजे जब मैं उठने लगा कैमरे फोल्ड करके, तो मेरे असिस्टेंट ने कहा सर देखिए, वो चिड़िया एक आ रही है उड़ती हुई, वो उसके पास से राउंड लेके गई है। तो वो मेल स्पैरो था, मेरे वेबसाइट पे वो फोटोग्राफ है। वो बैठा, उसने चारों तरफ से उसका मुआयना करा, जैसे हम घर खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका दरवाजा कैसा है, पानी कैसा है, ऑक्सीजन हवा आती है कि नहीं आती है, सिक्योरिटी कैसी है। और वो फ्लाई बैक कर गया, मैंने फोटोग्राफ कर लिया। 5 मिनट के बाद सोनल जी, वो मेल और फीमेल अपने मुंह में घास के तिनके लेके आए और उन्होंने उसके अंदर रखा। वो मेरी जिंदगी का पहला घोंसला था जो अडॉप्ट हुआ था संडे के दिन, और फरवरी का महीना था 2008 का। मैंने खड़े होकर ताली बजाई, आप यकीन मानिएगा उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हंसी उड़ाते थे, वो भी आए। वो सारे घोंसले हमारे साथ एक एक करके उन्होंने ले लिया कि अच्छा हम भी अपने घर में लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। वो 20 घोंसले डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 14 फरवरी या 15 फरवरी को हमने जाके देखा, वो सारे घोंसले अडॉप्टेड थे। वो 20 घोंसले जो तिनकों से घोंसले का वो जो सफर शुरू हुआ था 2008 में, इस साल 20 मार्च 2023 में हम लोगों ने 6 लाख घोंसले पूरे करे, और उसके बाद हम 8,000 और बना चुके हैं अब तक, पिछले मार्च से अब तक। तो मुझे लगता है आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने एक चिड़िया को घर दिया। और ऐसा नहीं, मैं चिड़िया के घर को बहुत पवित्र मानता हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि माँ की कोख के बाद अगर कोई पवित्र चीज है तो वो चिड़िया का घोंसला है, जिसमें एक नया जीवन आता है, बाहर जाता है और प्रकृति में मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए कितनी अ, अच्छी लगती हैं आपको ये चीजें। जब मैं कपिल के शो में गया तो मुझे सबने कहा कि अच्छा वो बहुत मजाक उड़ाएगा, मैंने कहा नहीं जाके देखते हैं। पर उस आदमी ने मुझे 4 मिनट का पूरा टाइम दिया स्टेज पे बोलने का, और उसके बाद उसने 1,000 से ज्यादा घोंसले हम लोगों से लिए और डिस्ट्रीब्यूट करे। तो मुझे लगता है सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। बहुत अवार्ड मिले लाइफ में। सबसे पहला अवार्ड तो एक दिन सुबह 4 बजे मैंने मेल खोली तो हाउस ऑफ कॉमन लंदन से एक अवार्ड आया था, उसके लिए मेल आई थी कि आपको वहां सम्मानित किया जाएगा, आपको लंदन आना है। तो मैंने 4 बजे सारे घर वालों को बता दिया। मैंने बोला जिस घोंसले का लोग मजाक उड़ाते थे, वो घोंसला हाउस ऑफ कॉमन लंदन में जा रहा है, तो मैं वहां जाऊंगा। तो उन्होंने कहा सो जाओ, बाद में सुबह कोई बात नहीं। उसके 2-3 दिन के बाद फिर लिम्का बुक से एक मेल आई कि आपका एक रिकॉर्ड जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैंने थिएटर किया था 1,12,000 बच्चों के साथ पूरे हिंदुस्तान में घूम के 14 लैंग्वेजेस के अंदर, वो लिम्का बुक में आ गया। फिर तो उसके बाद वो झड़ी लगी कि लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, पहचानने लगे, रेडियो का इंटरव्यू। बस ये एक शायद सबसे बड़ी सपोर्ट ये लगी कि मैं जिन लोगों से जुड़ना चाहता था मैं उनसे जुड़ता चला गया, घोंसले बनते चले गए। रोज वर्कशॉप होती थी, कभी 200 बच्चों के साथ, कभी अपार्टमेंट में। और सबसे अच्छा ये लगता था कि यंग पेरेंट्स अब जुड़ने लगे थे। उनको ये लगता था कि हमारे बच्चे इस चीज को सीखें। और शायद हम पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर प्राइवेट ट्यूशन दी।
लोग अपने बच्चों के लिए बुलाते थे कि अच्छा हमारे बच्चों को आप 5 दिन तक लगातार इन चीजों के बारे में बताइए, आइडेंटिफिकेशन सिखाइए। बस वो घोंसला फिर ऐसा चला, नेशनल अवार्ड मिला, लिम्का बुक में दूसरी बार नाम आ गया, ताइवान से अवार्ड मिला, मैक्सिको से मिला, फिर वो मिलते ही चले गए। पेंडेमिक का टाइम आ गया था तब तक, बहुत बुरा टाइम था। तब तक हमारी ईवीएस की, एनवायरमेंट की, स्कूल के चैप्टर्स के अंदर 2 चैप्टर आ चुके थे। मैकमिलन कंपनी के साथ आया, वो बहुत अच्छा लगा कि आपके घर में कोई एडिटर आके आपको ये बोले मुझे 5 मिनट आपसे बात करनी है। मैंने बोला ठीक है। तो ही सेड कि मैं आपके ऊपर एक चैप्टर लाना चाहती हूँ किताब में। मैं बहुत नॉर्मल पढ़ा लिखा बच्चा था, क्योंकि मैं अपने हालातों के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन हाँ, मैंने नॉलेज बहुत गेन करी लोगों से, गिन-गिन के, सुन-सुन के कि अच्छा ये काम करना है। तो जब वो किताबों में नाम आ गया और पेंडेमिक आ गया तो बहुत बुरा वक़्त आ गया था। हम लोग रोज एंगेज रहने वाले लोग, 1 महीने के बाद लोगों के स्कूलों से फ़ोन आने शुरू हो गए कि सर बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा अच्छा। तो हम लोगों ने प्लास्टिक के डिब्बे से, ऑल्दो दुनिया कहती है प्लास्टिक खराब है, पर उसके कंटेनर से हमने घोंसले बनाने शुरू करे। और हमने सोनल जी पूरी वर्कशॉप्स करके ऑनलाइन 70,000 से ज्यादा घोंसले पूरे हिंदुस्तान में छोटे-छोटे गाँव में कनेक्ट करके स्कूलों को बनाए। उन बच्चों ने बनाए, उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया और लगाए, और फिर बच्चों ने छोटे-छोटे वीडियोज़, फोटोग्राफ्स टीचर्स ने हमें शेयर करने शुरू करे। तो मुझे लगता है उस समय में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मिली, वो ये मिली कि लोग जुड़ गए। उसी दौरान में एक फ़ोन हमारे पास आया कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले आपको एक अवार्ड देना है। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, उसने कहा जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं वो भी चले जाएँगे। तो मैंने कहा नहीं उसको दे देते हैं यार, कोई बात नहीं। हमने दिया, और हमें ताइवान से एक बहुत अच्छा अवार्ड, सुपर शिंगाई करके एक लेडी है जो पर्व चलाती है, उन्होंने हमें बहुत बड़ा एक अवार्ड दिया और उन्होंने कहा कि आप इससे जितने घोंसले बना सकें, आप उतने घोंसले बना के लोगों को दीजिए। और मुझे लगता है कि जुड़ते गए, आप जैसे लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, अवार्ड बहुत मिले, लेकिन मुझे लगता है मेरा घर उन अवार्ड से बहुत भरा पड़ा है, जो लोग हमें ब्लेसिंग्स भेजते हैं या हमसे घोंसला सीखते हैं, लगाते हैं, और लगाने के बाद जब उसमें चिड़िया आ जाती है, वो फोटोग्राफ शेयर करते हैं। वो सबसे बड़ा अवार्ड जो लास्ट 26 जनवरी को मिला, उस अवार्ड ने मुझे वाक़ई रुला दिया। एक गायनेकोलॉजिस्ट बैंगलोर से 86 साल की थी, वो अपने बेटे के पास दिल्ली आई थी, उनके अपार्टमेंट में वर्कशॉप कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे सीखा। एंड शी सेड कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मैंने लाल किले पे जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुना था। तो उस दिन मुझे पीतल की थाली में लड्डू मिले थे बहुत सारे। तो बड़ी खुशी हुई थी कि आज मुझे बहुत बड़ी गिफ्ट मिली। लेकिन आज मैंने अपने हाथ से, हाँ, आप उनको मैं बार-बार कहता रहा, मैंने कहा मैम मैं बना दूँ? शी सेड नहीं, मैं बनाऊँगी। उन्होंने बनाया बहुत खूबसूरत, ले जाके बैंगलोर में लगाया, और उन्होंने अपने बेटे से फिर फोटोग्राफ शेयर करके, और मुझे जो ब्लेसिंग की एक चिट्ठी मिली, वो इतनी कमाल थी। उन्होंने लिखा कि मेरे को ज़िंदगी की, मैंने 3000 बच्चों को अब तक दुनिया में लाई हूँ मैं, अपने डॉक्टरी के पेशे के अंदर। लेकिन इस चिड़िया के बच्चे को घर देके और चिड़िया को घर देके जो मुझे खुशी मिली है, वो शायद नहीं मिल सकती थी पैसे देके। तो ये एक छोटी-सी कहानी है। हम 2 किस्म के घोंसले बनाते हैं नॉर्मली, जो जूट से बनाते हैं, वो ये वाला है। ये बहुत सिंपल है, इसमें एक स्टिक लगी हुई है, इसमें ये होल है और इसमें 4 उँगलियों का डिफरेंस रहता है। तो वो इसलिए रहता है कि अगर ये नीचे होगा या ये होल बड़ा होगा, तो उसमें से क्रो या मैना उसके बच्चों को निकाल के ले जाएगी। वो इसको अडॉप्ट करती है, अपनी बॉडी के हिसाब से बड़ा करती है, इसी में से जूट निकालती है थोड़ा-सा, अंदर गद्दा बनाती है। वो भी बड़ा कमाल है, मेल स्पैरो बनाता है। अगर उसको पसंद नहीं आता फीमेल को, वो उसको बिखेर देती है, वो फिर बनाता है। 2 या 3 बारी में अटेम्प्ट में वो अच्छा बन जाता है। फिर वो एग ले करती है इसमें, और जब ये बन जाता है, उसके बाद वो यहाँ आके बैठती है। जब बाहर आ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो बाहर आ जाती है, फिर वो अंदर नहीं जाती। फिर वो उनके लिए छोटे-छोटे इंसेक्ट्स लेके आती है। वो वाले इंसेक्ट्स जिनसे उनका इम्यून सिस्टम और उनकी डाइजेशन ठीक रहती है। यहाँ बैठ के आवाज़ निकालती है, वो बच्चे यहाँ आ जाते हैं। आप देखेंगे तो वेबसाइट पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारी फ़िल्में हैं ऐसी जिसमें है। और जब ये खाली हो जाता है 14-15 दिन के बाद, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये वेस्ट नहीं जाता, दूसरा बर्ड इसके अंदर अडॉप्ट कर लेता है। तो मैंने जब मिशन बनाया था तो लोगों को यही सलाह देता था कि आप आइसक्रीम की एक ब्रिक खाते हैं ना, उतने पैसे से आप चिड़िया की 3 जनरेशन को खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक सबसे अच्छा मैसेज था जो लोगों ने अडॉप्ट करा। और सेकंड जो हम बनाते हैं, वो ये आप पहचान नहीं पाएँगे किस चीज़ से बना है। लोग कभी मार्बल बोलते हैं, कभी लकड़ी बोलते हैं। ये टेट्रा पैक से बना हुआ है। इसमें 300 डिब्बियाँ टेट्रा पैक की लगती हैं और उससे ये नेस्ट बनता है। इसमें 70% पेपर है, बहुत कूल रहता है चिड़िया के लिए और बहुत स्पेस भी है इसके अंदर। बस हमें जो ध्यान रखना होता है नेस्ट में, वो इस होल का रखना है। अगर ये होल बड़ा होगा या ये इसके तले से थोड़ा नीचे होगा, तो इसके अंदर फिर चिड़िया नहीं आएगी, क्योंकि वो भी वही देखती है कि एक सिक्योरिटी कैसी है।
और जो जादू की पुड़िया मैंने आपको बताया, जो जादू का पैकेट बनाया है वो ये है। एक छोटा सा पैकेट है, एक आइसक्रीम के ब्रिक के बराबर इसकी कीमत है, लेकिन आप चिड़िया की जनरेशन को अगर आप सही से घोंसला लगाएंगे तो 4 जनरेशन उसके अंदर से निकल आएंगे। आप सोचिए। तो हम एक बार आपको एक फिल्म मैंने भेजी है वो घोंसले के ऊपर, वो जी। बहुत अच्छा मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप देखेंगे उससे वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बाद में फिर हम इस घोंसले से एक बार आप लोगों के साथ जब बनाएंगे तब बहुत मजा आएगा। आप वो एक ठीक है। बार फिल्म देखिए। हाँ, तो Vivek, can we put up the film which shows how to make these lovely nests? उसमें लगाने का तरीका भी है, कहाँ लगाएंगे आप उसको। आज इस वीडियो में हम इन्हीं बर्ड्स को वापस बुलाने का एक नया तरीका सीखेंगे, उनके लिए अपने हाथों से नेस्ट बनाते। और इसके लिए मिलते हैं राकेश जी से। नमस्कार, मेरा नाम राकेश खत्री है और मुझे दुनिया भर में नेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राकेश जी बर्ड्स के लिए घोंसले बनाते हैं और अभी तक वो अराउंड 2.5 लाख नेस्ट बना चुके हैं। और आज राकेश जी हम सबको 2 इजी वे में घोंसले बनाने के तरीके सिखाएंगे। नमस्कार, मेरे पास एक छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर बहुत जादू का सामान है जिससे एक चिड़िया का घर बनता है। पहले पैकेट के अंदर हमारे पास एक नारियल का रेशा है, एक कपड़ा है ये इस तरीके से, 5 बैम्बू के रिंग्स हैं, एक ये रस्सी है हमारे पास, एक डंडी है, एक ये सफेद धागा है हमारे पास, एक ये काला धागा है इस तरीके से और एक चूड़ी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं घोंसला बनाने की। आप इसको पकड़ें सबसे पहले यहाँ से, इसमें से एक धागा आप ले लें और आप एक धागा यहाँ बांधिए चारों तरफ से घुमा के ऊपर। ऐसे ही आपको अलग अलग जॉइंट्स के ऊपर नॉट लगानी है। आपने 5 अलग अलग ऑल्टरनेट जॉइंट्स के ऊपर आपने धागा बांधना है इसका, ताकि वो उसको मजबूती दे सके उसके घर को। ये आपका एक स्केलेटन बन गया पूरा और एक ग्लोब की शेप के अंदर आपके पास एक शेप आ गई है पूरी। आपके पास एक चूड़ी थी उसके अंदर, जो हमने चूड़ी ली थी, उस चूड़ी को हम यहाँ कहीं पे भी एक अच्छी जगह देख के और बांध देंगे। ये हमारा अब इसके अंदर जाने का एक रास्ता हो गया। ये एक स्टिक है हमारे हाथ में छोटी सी, हम इस स्टिक को ले जाएंगे इस तरीके से और इसको हरा वाला पोर्शन इसका ऊपर रखेंगे और इस चूड़ी को यहाँ हम 2 धागे बांधेंगे, 2, ताकि वो मजबूत रहे थोड़ी सी, क्योंकि यही उसका बेस है। इसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि चिड़िया आके बैठती है। अब हमें वो कपड़ा लेना है, जो कपड़ा हमारे पास था, और कुछ नहीं करना। आपने इस कपड़े को यहाँ कॉर्नर के ऊपर कैंची से इतना सा एक स्लिट लगा देना है, हल्का सा कट लगेगा और वो कट लगने के बाद आपका कपड़ा ऐसा हो जाएगा। फिर उस कपड़े को आप इस तरीके से बर्फी की शेप में रखेंगे, इस घोंसले को पकड़ेंगे। आपको चारों तरफ से इसके कॉर्नर्स को बराबर कर लेना है ताकि वो इस तरीके की शेप में आ जाए। आपने उस रस्सी को लेना है, यहाँ पे इस तरीके से बांधते चले जाएंगे कस के और फिर यहाँ एक अच्छे से गांठ लगा देंगे। ये चूड़ी का इंप्रेशन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये इसके अंदर जाने का दरवाजा है। उस चूड़ी वाले दरवाजे के ऊपर छोटी सी स्लिट लगानी है इस तरीके से, इससे बड़ा होल नहीं करेंगे आप, और थंब को लेके इस तरीके से आप घुमा देंगे तो इतना बड़ा होल करना है बस। इस जूट को आपने अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, इसके बीच में एक छोटा सा ऐसे होल करके रखेंगे। इस नेस्ट की ये डंडी आप इस तरीके से डालेंगे यहाँ, इसको सारे जूट को इसके चारों तरफ कवर करेंगे। आप देख लेंगे कहीं कपड़ा अगर दिख रहा हो तो वहाँ जूट कर देंगे। फिर इस रस्सी को लेंगे आप और इस रस्सी का पहला जो राउंड है वो उंगली में इतना सा छोड़ के आप इस डंडी के ऊपर इस तरीके से कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद फिर आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और आप इसको बांधना शुरू करेंगे इस तरीके से। जहाँ जहाँ से आपका जूट उठा हुआ है वो जूट उस जगह से वो सारा का सारा कवर हो जाए। और ये काली और सफेद रस्सी जो इसके ऊपर हमने बांधी है उससे इसको बांध देंगे ताकि ये हिले ना। और नेस्ट बनाने के लिए अगर आपको बैम्बू और जूट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप घर पे पड़े हुए कुछ इजी और सिंपल मटेरियल से भी नेस्ट बना सकते हैं। लेट्स सी कैसे। ये एक कंटेनर है, आपने कुछ नहीं करना, चाकू को गर्म करना है, यहाँ से इतना काट देना है और एक होल यहाँ कर देना है। इसके और इसके बीच में ये 4 फिंगर्स का डिफरेंस रहना बहुत जरूरी है। फिर आप पेंसिल ले लें, उसमें ये पेंसिल इस तरीके से लग जाएगी जो उसके बैठने की डंडी है। इसके बाद इस डिब्बे को खोलें आप, एक कपड़ा ले लें, आपको मैंने कहा था पुराना कपड़ा आपके घर में होगा, वो आप इस तरीके से इसके अंदर डाल दें। आप थोड़ा सा जूट ले लें, कहीं से मिल जाएगा। आपको जूट नहीं मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रुई ले लें। आपको रुई नहीं मिलती, आपके घर में पुराना स्वेटर होगा, आप उसको उधेड़ लें और उसका ऊन इसमें डाल दें। उसके बाद इस ढक्कन को आप लगा दें दोबारा, इस रस्सी को ले लें, आप इसके ऊपर इसको बांधना शुरू कर दें। तकरीबन 20 मीटर रस्सी है जो आपने बांधनी है इसके ऊपर।
उसके बाद आपने ढक्कन को कस के बंद कर दिया। अब ये आपका प्लास्टिक का पोर्शन और ये ढक्कन वगैरह सब रह जाता है। आप कुछ ना करें, बाहर घास लें आप सूखी, उसको चारों तरफ चिपका दें, ये पोर्शन सिर्फ खुला छोड़ दें आप, बाकी सब चिपका दें पीछे भी। इसको भी सेम प्रोसेस के हिसाब से दीवार में कील लगा के आपने इस तरीके से लगा देना है, ये हिलना नहीं चाहिए। अब घोंसला तो बन गया, पर नेस्ट बनाते वक्त घोंसले की एंट्री और बर्ड के बैठने की डंडी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने देखा इसमें एक होल यहाँ है, एक ये डंडी है, इसके बीच में ये इतनी उंगलियों का डिफरेंस है। ये इसलिए रखा जाता है कि अगर ये होल थोड़ा सा उसका अंदर जाने का रास्ता नीचे होगा तो क्रो या मैना या कोई और दूसरा पक्षी उसके अंडों को नुकसान करेगा या बच्चों को मार देगा, तो इसलिए इतना गैप रखा जाता है। ये गहरा रहता है काफी। ये चिड़िया जब इसके अंदर चली जाती है अपने अंडे देने के लिए, फिर वो बाहर नहीं आती, तब तक मेल सारा काम संभालता है बाहर से उसको खाना खिलाना। जब वो चिड़िया आती है तो वो इसी डंडी पे बैठती है, यहाँ निकल के आवाज लगाती है, उनको वो आते हैं, उनको खाना खिलाती है, फिर चली जाती है। अभी भी ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में नेस्ट्स को लगाया कहाँ जाए, सो दैट बर्ड जाके उनमें रह सके। क्योंकि अगर हम नेस्ट्स को गलत जगह या गलत तरीके से लगाएंगे तो इनमें बर्ड्स कभी भी रहने नहीं आएंगी। लगाने के लिए सबसे मुफीद और सबसे अच्छी जगह, हालांकि ये जगह नीची है, लेकिन आप 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे इस तरीके के वी शेप के अंदर आप इसको फंसा सकते हैं। ये हिलेगा नहीं, आप इस रस्सी से इसको चारों तरफ से बांध दें। अगर ये नहीं हिलेगा तो चिड़िया बहुत जल्दी इसके अंदर घर बनाएगी। तो उससे भी बेहतर जगह ये कांटे वाले तारों के बीच में आप इसको यहाँ बांध दें। बेर का पेड़ हो, अनार का हो या करौंदे का हो या और कीचड़ का पेड़ हो, ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड हो और कुछ ना मिले तो बोगनविलिया की झाड़ियों के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। उसको आपको सिर्फ थोड़ा सा अटकाना पड़ेगा और रस्सी से बांधना पड़ेगा। तो उससे क्या है, दूसरे जानवर, दूसरे पक्षी जो होते हैं वो वहाँ नहीं जा सकेंगे, उसके घोंसले को वो वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। दीवार पे लगाना चाहें तो वही 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे लगाएं। इसके अंदर खाने का कोई सामान ना डालें आप, जो भी रखना है साइड में टांगे या नीचे रखें। ये 1 साल तो पूरा चले गई, 3 जनरेशन तो इसमें कम से कम आएंगी। ये भी हो सकता है वो उसके आगे भी चले, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दें। वो अब चिड़िया अपने आप आएगी, अपने लिए दोबारा घास लाएगी, उसके अंदर घास डाल के वो बच्चे देगी और फिर दोबारा से अपना आशियाना बसाएगी। इन नेस्ट्स को लगाने का बेस्ट टाइम फरवरी के आसपास माना जाता है, क्योंकि इसी समय मोस्ट बर्ड्स का मेटिंग सीजन स्टार्ट होता है। तो वो मेटिंग के बाद एग्स ले करने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढती हैं, और इसीलिए इस समय हमारे बनाए नेस्ट को एक्सेप्ट करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब चिड़िया के बच्चों के रहने और मदर चिड़िया के बैठने का पूरा अरेंजमेंट तो हो गया, पर अब ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मदर चिड़िया अपने बच्चों को रेस कैसे करती है। जब अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो कुछ दिन के बाद चिड़िया बाहर आ जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान हो जाते हैं और जगह भी नहीं होती। जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर ये भी उड़ जाते हैं। ये घोंसला खाली नहीं रहता, कोई और दूसरा ग्रुप आके चिड़िया का इसके अंदर अपना घर बना लेता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, अगर आप सही ढंग से इस घोंसले को बनाएंगे तो 3 जनरेशन इसके अंदर जन्म लेंगी और प्रकृति के अंदर मिलकर उसको, प्रकृति को फ्लरिश रखेंगी। हमने अपने घर बनाने के लिए कहीं ना कहीं बर्ड्स और एनिमल्स के घर उजाड़ दिए, एंड आई थिंक इट्स टाइम कि अब हम अपने घर में एक छोटी सी जगह इन बर्ड्स को दें। आज इस वीडियो That was a lovely video. Thank you so much. Thank you, ma'am. राकेश जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आप कब की इजाजत हो तो कुछ क्वेश्चंस ले लें व्यूअर से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो संध्यादीप जना झारसुगुड़ा से पूछती हैं, could you share some success stories or specific examples of how installing man-made nests has positively impacted bird populations in urban areas? देखिए, अर्बन एरिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने पहले बताई थी आपको, अब जगह नहीं बची है। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो अभी अर्बन एक बिल्डर ने किया है हमारे साथ, उसने 40 फ्लैट्स का एक बिल्डिंग बनाई और हर फ्लैट के एक दरवाजे के कॉर्नर के ऊपर उसने बर्ड हाउस पूरा इंस्टॉल कर दिया और वो 40 के 40 अडॉप्ट हो गए। आपको कुछ नहीं करना, अपने घर के पास कहीं भी किसी कॉर्नर के अंदर ऐसी जगह देखनी है जहां कैट ना जा सके और स्क्विरल ना जा सके, प्लेन वॉल के ऊपर आप उसको 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे इंस्टॉल कर दें, बहुत इजीली उसको अडॉप्ट कर लेगी चिड़िया अगर वहां होगी। देखिए, पिजन उसके अंदर आएगा नहीं, उसमें या तो स्पैरो आएगी या बुलबुल आ जाएगी, ब्राह्मणी स्टर्लिंग आ जाएगी, मैगपाई आ जाएगा और रॉबिन आ जाएगा। ये 5 बर्ड भी 6 बर्ड भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्पैरो इकोसिस्टम का बहुत अच्छा बैरोमीटर है, वो अगर आपके घर के पास है कहीं, वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करेगी।
छोटी चिड़िया है, घोंसला बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसको बना बनाया घोंसला वहां लगा देते हैं तो मुझे लगता है उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं कि लॉटरी में आपका पूरा फ्लैट निकल आए। जी। अगला क्वेश्चन है कौशिक रे, लांजीगढ़ उड़ीसा से पूछते जी। हैं, करांडी डिस्ट्रिक्ट में। इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द की challenges or obstacles you have encountered while implementing these nest installations? How did you overcome them? सबसे पहले तो वही आया था कि इस उम्र के अंदर आप घोंसले बनाते, आपको कोई और काम नहीं मिला। सेकंड, सबसे ज्यादा ये कहा जाता था कि अच्छा चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आई? चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। लेकिन कम से कम मुझे लगता है जो मैंने चिड़िया के संग बचपन में शैतानियां करी थी उसका उन्होंने इकट्ठा रिवार्ड दिया मुझे कि वो मेरे ही घोंसले में जल्दी आ जाती है। बहुत काम करते हैं सोनल जी, दुनिया भर में लोग इसके ऊपर काम करते हैं, पर मुझे लगता है इस तरीके का यूनिक मेथड चिड़िया का घोंसला बनाना और अपने हाथ से बनाना, जैसे आप एक कोई घर के अंदर सब्जी का पौधा, सपोज आपने टमाटर का पौधा लगाया और उसमें एक टमाटो आ गया, आप कई दिन तक तो उसको इसलिए नहीं तोड़ते कि अच्छा ये तो मेरा लगाया हुआ बाद में तोड़ूंगा, लेकिन आप के लगाए हुए घोंसले के अंदर अगर चिड़िया आ जाती है तो मुझे लगता है इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि आपके बनाए हुए घोंसले में चिड़िया आई और आपने उसको शेल्टर दिया। और शेल्टर देना बहुत ब्लेसिंग का काम है। छीन तो हम लेते हैं, हमारे घर की बाथरूम की खिड़की में कहीं भी कोई पिजन अगर घर बनाता है तो हम उसको नीचे सरका देते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि उसके अंदर बच्चे होंगे या क्या होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लोगों ने बहुत मदद करी। मैंने जैसा आपसे कहा कि आप जैसे लोगों ने प्रमोट किया, स्कूल के टीचर्स ने बहुत प्रमोट किया, जिसने भी सुना शुरू में उसको थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन उसके बाद वो उसको अडॉप्ट कर लेता था कि नहीं ये बहुत कमाल की चीज है, हम बनाएंगे घोंसला। आप भी आज अपने प्रोग्राम के बाद देखिएगा, आपके पास मैक्सिमम रिक्वेस्ट यही आएगी कि ये सामान कहाँ से मिलेगा, हम अपने हाथ से बना के लगाएंगे घोंसला, और वो वाकई लगाएंगे और उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं ये जानना चाह रही थी, जब आप बता रहे थे कि ये मेथड है, ये आपने खुद डेवलप करा है ट्रायल एंड एरर से, कि क्या मटेरियल चिड़िया को एक्सेप्टेबल रहेगा क्या नहीं रहेगा? ये मैं और मेरी वाइफ जब नारियल से बनाते थे तो हम एक दिन मार्केट से जा रहे थे कहीं कुछ सामान लेने, तो हमने देखा एक चिक वाला बैठा हुआ था। तो चिक वाले को देख के पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अच्छा इससे बात करते हैं, तो हमने उसको कहा, तो पहले तो उसने रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता सर, ये बेत की डंडियां ये टूट जाएंगी। फिर उसको हमने मेथड बताया कि अच्छा क्यों ना इसको हम थोड़ा मुलायम करें, तो हम एक दिन के लिए पानी में भिगो देते हैं उसको। नेक्स्ट डे जब हम लाते हैं तो उसको एक सरफेस के ऊपर रख के ऐसे धीरे धीरे मोड़ेंगे तो बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगी। बस वो पहला घोंसला जो अडॉप्ट हुआ था ना, जो मैंने आपको बताया 20 घोंसलों में से, उसी ने ये रास्ता खोल दिया। उसके बाद तो मैंने 40 किस्म के घोंसले बनाए। मैं अलग अलग किस्म के घोंसले बनाता हूँ, चिड़िया के स्पेसिफिक कस्टमाइज बनाते हैं। हमने जो लकड़ी के घोंसले बनाए उसमें हॉर्नबिल ने भी एग ले करे, उसके अंदर आउल ने करे, तो मुझे लगता है उनको जरूरत है और क्यों ना दें। हमें सबसे ज्यादा कोशिश बच्चों को मैं आपके माध्यम से एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि वो बसंत पंचमी शुरू होने के बाद चिड़ियों का जो ब्रीडिंग सीजन फरवरी के एंड में शुरू होता है, कहीं ना कहीं वो तिनके एक तिनका बैंक ही बना दें, एक घोंसला बैंक बना दें कहीं अपने घर के आसपास, बच्चे वहां डाल दें। आप देखिएगा चिड़िया कितनी जल्दी ले जाती है, क्योंकि नेचर कैसे सपोर्ट करती है। नीम की डंडियां सबसे ज्यादा गिरती हैं पतझड़ के टाइम में, जब फरवरी के बाद, और वो डंडियां गिरने के बाद उनकी पत्तियां अलग हो जाती है। 65% बर्ड्स उन्हीं डंडियों से अपना घर बनाते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है और उसमें पेस्ट नहीं लगता। तो जब नेचर, और वैसे भी नेचर को हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है ना, तो हम इतनी तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। एक बार घोंसला बैंक शुरू करके देखिए, मेरे अचानक ही दिमाग में आया कि चल निकलेगा दोबारा से। एक बार घोंसला बनाते जाइए, दूसरे का हौसला बढ़ाते जाइए कि अच्छा आप भी लगाइए। एक बार अडॉप्ट हो गया तो लाइफ टाइम आप इसको याद रखेंगे। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपने किसी को घर दिया। गगन पूछते हैं छत्तीसगढ़ कोरबा से, हमारे बालको यूनिट से। आपने जवाब दे ही दिया है, बट आर देयर एनी स्पेसिफिक बर्ड स्पीशीज, तो आपने बताया वो छोटी वाली बर्ड्स के लिए बेनिफिट दैट टेंड टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम दीज मैन मेड नेस्ट्स। हाउ डू यू डिटरमिन द टाइप्स ऑफ नेस्ट्स टू इंस्टॉल फॉर डिफरेंट बर्ड स्पीशीज? नहीं, हम लोग दो ही किस्म के जो मैंने आपको दिखाए थे, हम नॉर्मली ये वाला ज्यादा बनाते हैं। ये प्रोटेक्टेड है, चारों तरफ से बंद है, तो इसके अंदर बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, उसको कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। और शेड वाले एरिया में लगाते हैं तो ये बारिश से खराब भी नहीं होता। ये बल्कि बारिश में चल जाता है, 3 साल तक चलता है। ये भी उन्हीं बर्ड्स के लिए। इसमें स्टर्लिंग बहुत जल्दी आती है, मैगपाई आ जाता है, अगर स्पैरो है तो स्पैरो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। बाकी मुझे लगता है धीरे धीरे चिड़िया हमारी बातें समझने लगी है, तो स्पेसिफिक अपने घर के डिजाइन बनवाना शुरू कर देगी हमारे से। कहीं ना कहीं चिड़िया बताएगी हमारे को अच्छा ऐसा घर बना दो, तो वो भी कर देंगे हम शुरू।
स्निग्धा पूछती हैं दिल्ली से, apart from providing nesting opportunities, what other strategies or initiatives do you recommend to create a more bird-friendly environment in urban areas? देखिए, आप अर्बन एरिया के अंदर वो पौधे लगाइए जिनमें कांटे होते हैं, बोगनविलिया के झाड़ लगाइए, आप अनार लगाइए, आप करौंदा लगाइए, आप बेर के पेड़ लगाइए। जो भी ऐसे ट्रीज होंगे जिसमें अंदर थोड़ा-सा कंजेस्टेड होगा, जैसे फाइकस के होते हैं, तो वो आराम से उसमें जाके घर बना लेगी, दूसरे बर्ड से बची रहेगी। नॉर्मली ये होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इन पेड़ों को लगाया जाए। खाने के लिए तो आप उसको बाजरा मत दीजिए, टूटा हुआ चावल दीजिए, उबला हुआ चावल दीजिए, आप रोटी का चूरा करके दीजिए, बड़े मन से खाती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसे वाले ट्रीज लगाएं जिनमें कांटे होते हैं, उनमें वो खुद तो आराम से चली जाएगी, लेकिन कैट या दूसरे बर्ड्स बड़े वाले नहीं पहुंच पाएंगे उसके। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, सेव द टाइगर तो हम शहर में रह के नहीं कर सकते ना, हम अवेयर कर सकते हैं। बर्ड्स को अपना दोस्त बनाना बहुत अच्छी चीज है, ये नेचर के सबसे अच्छे मैसेंजर है वो हमारे, हमें कितनी खुशी देते हैं ना वो। हम उनको नहीं समझ पाए। आप कोशिश करिए एक बार कभी किसी गार्डन में जाएं और आपको हवा की आवाज से लेकर पेड़ की सरसराहट से लेकर कोई बर्ड की आवाज ना सुनाई दे, आप मुझे लगता है 1 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी भाषा को बहुत अच्छा समझते हैं। वो आपसे हमेशा फ्रेंडली रहते हैं, हमेशा फ्रेंडली रहेंगे। आप जब भी उनके संग बात करेंगे, एक दिन आप लेट हो जाइए, देखिए वो कितनी जल्दी आपको बुलाने आ जाएंगे। पर दूर तो हमने करा उनको, उन्होंने हमें दूर नहीं करा। तो मुझे लगता है बच्चों को उनसे जुड़ना चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा यही बात कहता हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप बड़े अपने मम्मी-पापा के एटीएम कार्ड की तरह देखें। वो लोग जितनी जरूरत होती है उतना विथड्रॉ करते हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा क्यों विथड्रॉ करते हैं? हम इस तरीके से सपोर्ट कर ही सकते हैं नेचर को। अच्छा काम करेंगे तो लोग आपके संग वाकई जुड़ते जाएंगे और यही लोग हैं। वरना हमारे बुजुर्गों ने तो हमें बहुत खूबसूरत फॉग दिया था, हमने इनको क्या दिया? स्मॉग दिया ना अल्टीमेटली। ये क्या देंगे अब इसके बाद अगर ये नहीं संभले? मेरे को तो यही लगता है बच्चों के संग काम करके एक नई पावर तो आती है, पर ये लोग जब सीख जाते हैं और उस बात को आगे बढ़ाते हैं तो ज्यादा लोग अच्छे तरीके से लेते हैं। यही मैं कह सकता हूँ उनसे। थैंक यू राकेश जी। एक फाइनल क्वेश्चन, हम वी आर आउट ऑफ टाइम, बट एक फाइनल क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि अब इसके बाद क्या, यहाँ से आपका क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हैं इसमें? आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, इतनी लाइव्स छुई हैं, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर ऑन फॉर यू एंड योर फाउंडेशन? मैं अभी तक 1 लाख बच्चों को और टीचर्स को डायरेक्ट अपने साथ जोड़ पाया, जो मेरे संग तकरीबन जिनका डाटाबेस मेरे पास रहता है, लोग मेरे लिए एक इशारे पे तैयार हो जाते हैं कहीं पे भी। मैं इस साल के एंड तक करीबन 10 लाख घोंसले पूरे करना चाहता हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट से मदद मिले, लोगों से मिले, लेकिन हाँ मेरा ये अचीवमेंट है कि मैं दिसंबर तक 10 लाख घोंसले पूरे कर दूं। इस दिसंबर तक? जी। अच्छा, हम लोग जरूर आज जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं और वर्ड ऑफ माउथ से भी जो स्प्रेड होगा, आई एम श्योर इन सम स्मॉल वे वी विल ऑल कंट्रीब्यूट, नॉट जस्ट टू यू बट फॉर आवरसेल्व्स आल्सो, टू डू आवर बिट इन दिस स्मॉल वे फॉर the world that we have inherited but not done a very good job of taking care of. So if this little effort can help us to do a little bit, we will be grateful for your direction and for your inspiration today. Thank you so much for being with us today. आपने समय निकाला, हम लोगों को इंस्पायर किया, और यहाँ से भी we hope and we believe a lot of us will be joining you on this endeavor. Wish you all the very best on your journey ahead. More power to you and to our birds. Thank you so much, and thank you everyone for joining us today in this session of Ideas That Inspire. Thank you so much.